स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्नों का 11वां सेट है, यानी कि सेट 11 बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जो सेट चल रहा है इस चैनल पर। तो 20 प्रश्नों का सेट नंबर 11 है सामान्य अध्ययन से। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी नए साथी हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए स्पेशल बताना चाहूंगा कि सामान्य अध्ययन से इसलिए चलाया जा रहा है कि सामान्य अध्ययन में सब जो है सब्जेक्ट आ जाता है, हर तरह के प्रश्न उसमें आ जाते हैं। तो जल्दी से, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको होगा ये कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पर कमी उसके जो है प्लेलिस्ट में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके एक फ़ाइल मिलेगा। उस फ़ाइल में सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई रुपया नहीं लगता है, बस 1 सेकंड का काम है मेरे भाई। और उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसका क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खनिज आधारित उद्योग। यानी विनिर्माण यानी विनिर्माण उद्योग में जो खनिज कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? इसमें चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी कंद फसल कहा जाता है, और इसमें से कह रहा है किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आलू। कंद फसलों में आलू यानी पोटैटो को गरीब का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। यानी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है भाई? तो नई दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है। और उसके बाद केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है, यानी कलकत्ता में है। उसके बाद सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है। उसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून परयू में है। ये याद रखिएगा जो हमने अभी अभी नाम लिया है। हालांकि यहाँ भारत मौसम विज्ञान संस्थान पूछा है, इसलिए नई दिल्ली है उसका आंसर होगा, क्योंकि ये नई दिल्ली में है। लेकिन हैदराबाद में क्या है, कोलकाता में क्या है, गांधीनगर में क्या है, इसलिए हमने यहाँ नाम लिया है। वो याद रखने की चीज है, याद रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1985। यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया सार्क, की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कि जिस कौन-सा जोड़ा सही इसमें नहीं है, कौन-सा पेयर सही नहीं है, कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैगीनॉट रेखा के साथ में फ्रांस एवं स्पेन दिया हुआ है, यह गलत है, यह सही नहीं है। जबकि मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, यह सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड, उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड। यानी कि मैगीनॉट रेखा जो है, मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं स्पेन, यह सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गया यह, यानी कि ये मैकमोहन रेखा, मनरहीम रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैगीनॉट रेखा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। और इधर जो दिया हुआ है दाहिने साइड में, जो इसके साथ में युग्म पेयर के साथ बनाकर दिया हुआ है, यह देश हो गया। वही कह रहा है इसका जी कौन सही नहीं है। यानी मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन में है, उसके बाद मैगीनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस में है, मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड में है, हिंडबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड में है, और हुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में है। क्या हुआ? मैगीनॉट रेखा, यहाँ मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं स्पेन के साथ में दिया हुआ है, लेकिन मैगीनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस में है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा यहाँ पर, क्योंकि गलत पूछ रहा है, इसमें से कौन गलत है, मतलब जोड़ा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। आईजीसीएआर को आईजीसीएआर इगकार, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, आईजीसीएआर को 1971 में स्थापित किया जाता था। इस केंद्र में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है तमिलनाडु, नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया भाई? आई जी सी ए आर। इसको 1971 में 1971 में स्थापित किया जाता था। इस केंद्र में किया गया था। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित सॉरी मिश्रित कार्बाइड ईंधन का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम मरमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 21। यानी कि ओ सॉरी, यहाँ मरमवीर नहीं परमवीर होगा। तो यहाँ पे जरा सा देखेंगे, 21 है, तो 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यानी पराक्रम दिवस उसको बोलते हैं, के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र प्राप्त। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मरमवीर नहीं परमवीर चक्र होगा, याद रखिएगा, ये परमवीर चक्र है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है, इसलिए मर्मवीर नहीं परमवीर चक्र इसको पढ़िएगा आप। तो परमवीर चक्र प्राप्त 21 के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम एफ हाइड्रा। एम एफ हाइड्रा, एम एफ हाइड्रा, यानी नॉर्वेजियन कंपनी नॉलैंड ने
तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी एमएफ हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, शॉर्ट फॉर्म में उसको इसरो बोला जाता है, ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 मार्च 2023 को अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं MT1, किसको भाई, MT1 को पृथ्वी की कक्षा से प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक नीचे उतारा गया। इस उपग्रह को 3 वर्ष के लिए मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 12 वर्षों तक सेवा दी। ध्यान दीजिए, यह 3 वर्ष के लिए बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, लेकिन 12 वर्षों तक इसने सेवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा फिजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिजी। सितविनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सितविनी राबुका ने फिजी के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राबुका 2021 में गठित फिजी में एक राजनीतिक दल पीपुल्स अलायंस के एक नेता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। क्या आंसर होगा भाई? नोवाक जोकोविच। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले तथा उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास यूनान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आईआईटी कानपुर। यानी आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है और आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2070। यानी भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047, ओ सॉरी 2047। यहाँ ध्यान देंगे, दरअसल ध्यान देने की बात है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है, जबकि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें सी भी है, 2047 भी है, लेकिन किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ किस वर्ष तक भारत, पूरे भारत को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र, ध्यान दीजिए, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है, जबकि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 2047 तक क्या है और 2070 तक क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। मृदु उत्तक एक प्रकार का
सरल उत्तक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरल उत्तक। यानी समान या असमान रचना पर समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब पादक उत्तक के प्रकार क्या होते हैं भाई? तो विभा विभाज्योतक होता है और एक अस्थायी उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक को 3 टर्म में बाँटा गया है, यानी शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी और अस्थायी उत्तक को भी दो उत्तक में बाँटा गया है, 2 प्रकार में, यानी सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक जो है मृदु उत्तक होता है, स्थूलकोण उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक होता है, जबकि जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन बी है थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोनों। मतलब ये हुआ कि कवक को फंजाई जगत में रखा गया है। कवक को फंजाई जगत में रखा गया है। कवक थोड़ा-सा इस पर अब चर्चा हम करेंगे इसमें, जितना भी ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, ध्यान देंगे। कवक को इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड चीज़ जितने भी हैं सभी को। कवक को फंजाई जगत में रखा गया है। कवक यूकेरियोटिक जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उसके बाद मशरूम फंजाई जगत का पौधा है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद फर्न संवहनीय पौधा है। यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। उसके बाद शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है एवं इनका शरीर थैलस के रूप में रहता है तथा इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। ये सभी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। मतलब हेपेटाइटिस संक्रामक रोग है, जो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इस रोग के संक्रमण का कारण संक्रमित भोजन एवं जल के सेवन से है। उसके बाद मलेरिया संक्रामक रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर इसके संक्रमण का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना होता है। उसके बाद इस रोग में रोगी को बार-बार कंपन के साथ तेज बुखार आता है एवं इसके रोकथाम के लिए क्यूनिन की दवा का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे आप हमेशा इन सभी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स जो है यह किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। यानी दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है और इसमें दुधारू पशुओं का शरीर फूल जाता है, बुखार आता है तथा दूध की कमी हो जाती है। उसके बाद दुधारू पशुओं में कवक से खुजली होती है, फिर दुधारू पशुओं में वायरस से चेचक तथा खुर और मुंह का रोग होता है। ये सभी बातों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन है, रसांकुर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर छोटी आंत में। मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। उसके बाद छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। फिर उसके बाद छोटी आंत के इलियम में रसांकुर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं अपने साथियों से
नए दोस्तों से कहना चाहूँगा, पुराने दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब किया है और आप लाइक भी करते हैं। खुल के लाइक कीजिए, खुल के कमेंट कीजिए मेरे भाई और अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन नए दोस्त जो भी हैं, आए हैं अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस तनवीर भाई के चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, तो भाई क्या किए हैं? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल का हिस्सा बनिए, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, बस 1 सेकंड का समय लगता है। इतना समय आप मेरे लिए दे दीजिए, इससे मुझे क्या होती है कि हिम्मत मिलती है, मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे इसमें कोई कमी नहीं कीजिए। और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो प्यारा-सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सारे शिक्षक साथी वाला ग्रुप में क्या कीजिए इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। जितना हो सके उतना मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ढूँढ के बनाकर लाता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्पेशल आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कोशिका द्रव्य में। यानी संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। उसके बाद अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है। इनमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।